नेहरू ने देश को क्या दिया? इस सवाल के यूं तो कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन पहला मुकम्मल जवाब जो होना चाहिए वो यही कि नेहरू ने इस देश को आज़ादी दी और आज़ाद भारत को आधुनिक भारत बनने की दिशा। आज़ाद हुए मुल्क में हर समस्या के समाधान की पहली सीढ़ी नेहरू ही थे। वो इंसान जिसने इस देश को पेट भर खाना, तन ढकने भर कपड़ा, पढ़ने के लिए स्कूल, खेतों में पानी दिया और आधुनिक भारत की कहानी लिखी, उसके सामने यह सवाल कि नेहरू ने देश के लिए क्या किया बहुत छोटा मालूम होता है। नेहरू ने इस देश को सुई से जहाज बनाने तक का सफर तय कराया है और आज जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, हर एक चीज में नेहरू का साया है। नेहरू के कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने जिन योजनाओं को शुरू किया था, उनके फीते वर्तमान प्रधानमंत्री काट रहे हैं। नेहरू आधुनिक भारत के मंदिर बना रहे थे। नेहरू बांध, स्कूल, कॉलेज और विज्ञान संस्थान बना रहे थे। नेहरू भारत को महान बना रहे थे। अगर हम सिर्फ क्वांटिफाई करना चाहें, हम गिनना चाहें कि नेहरू ने असल में इस मुल्क को क्या दिया है, पहली चीज तो आप ये देखेंगे कि सिंचाई का रकबा जवाहरलाल नेहरू ने सर 1955 तक ही, 1947 में प्रधानमंत्री बनते हैं, 1955 12 साल में इतना नया सिंचाई का रकबा भारत में जोड़ दिया था। उस जमाने में अमेरिका में जितनी जमीन पर खेती होती थी, उससे कहीं ज्यादा जमीन का रकबा खेती के लिए नेहरू जी ने 1955 तक भारत में जोड़ दिया था। ये एक बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी। दूसरी चीज जो उन्होंने की कि बड़ी बांध परियोजनाएं लेकर आए और छोटी परियोजनाएं भी बहुत रही। 40-60 का रेशियो था, 40% बड़े बांध और 60% माइनर इरिगेशन। उन बांधों ने पूरी के पूरा भारत का भूगोल ही एक तरह से बदल दिया। नेहरू के सामने पहली लड़ाई भारत के लोगों का पेट भरने की थी और उस दौर में भारत की सबसे बड़ी समस्या भुखमरी थी। आज जब हम इतनी बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात कर रहे हैं, जबकि आबादी 130 करोड़ है, लेकिन उस दौर में 30 करोड़ आबादी का पेट भरना भी मुश्किल था। नेहरू तब देश की भूख मिटाने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि सोने की चिड़िया के पास अनाज का दाना नहीं था। भारत के विभाजन के साथ ही जो देश के सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले और धान उत्पादन करने वाले इलाके थे, चाहे वो बंगाल में रहे हों और चाहे यहाँ पंजाब में रहे हों, वो पाकिस्तान में चले गए। एक भूख से परेशान देश जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है, वहां पे आके आपका अन्न पैदा करने वाले इलाके भी चले जाते हैं। तब जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क का प्रधानमंत्री बनता है। आज तो हमारे पास सेल और गेल और हवाई जहाज और जाने क्या क्या चीजें, इतनी सब सुख सुविधाएं सब मुल्क में आ गई हैं, लेकिन तब तो इस मुल्क में सुई नहीं बनती थी। आज हम लौह अयस्कों का निर्यात करते हैं। तो उन चीजों को समझना पड़ेगा कि आपके देश में कितने स्कूल थे, कितने कॉलेज थे, कितने दवाखाने थे, सड़कों की स्थिति कितनी थी, कितने रकबे में आपके यहाँ हल चलता था। इन सब बातों को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अरे इस मुल्क में तो बड़ी स्थितियां अंग्रेजों ने 200 साल में खराब कर डाली थी और वहां से उठा के इसे ले जाना तो बहुत बड़ी बात थी। अगर हम पैदावार नहीं बढ़ाते तो अन्न के मामले में हम दूसरे मुल्कों के आश्रय हो जाएंगे। खाने जैसे मामलों में हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं होना चाहते। इसलिए खाने की चीजों की पैदावार की दिक्कत हमें तुरंत निपटानी है। हमें उस घाटे को कम करना है जो विदेशों से अन्न खरीदने में पैसा बहाने के कारण होता है। हमने तय किया है कि 1951 तक देश खाने की चीजों की पैदावार में अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा। उस तारीख के बाद हम अन्न का आयात नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू, 29 जून 1949। तीसरी बात आप ये देखें कि वो पागलों की तरह लगे हुए थे कि हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है कृषि के मामले में। इसीलिए वो इंग्लैंड जाते हैं और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है फर्गुसन, उसके मालिक फर्गुसन थे, उनसे मिलकर बातचीत करते हैं। ट्रैक्टर लेके भारत में आ रहे हैं, बीजों के ऊपर से ध्यान दे रहे हैं, कौन सा सीड ड्रिल लगना है इसका ध्यान दे रहे हैं। ये आपने शायद ना सुना हो कि वो फूड सिक्योरिटी को लेके इतने ज़्यादा पैशनेट थे नेहरू को। उन्होंने ये घोषणा कराई, ये आदेश दिया था कि दिल्ली में जो भी पार्क हैं, जो भी खाली जगहें पड़ी हुई हैं, जो भी मंत्रियों के बंगले के गार्डन हैं, वहाँ से फूल और ये सब चीज़ें हटा दी जाएं और वहाँ गेहूं पैदा किया जाए। आपको जान के ताज्जुब होगा
कि जिन नेहरू के बारे में हमेशा ऐसा लगता है कि गुलाब का फूल वो लगाते थे अपनी जेब में, जिसके बड़े गहरे अर्थ थे, जिससे हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती थी, वो उसका प्रतीक था। लेकिन जब रोटी की बात आई तो उन्होंने सारी गुलाब की क्यारियां उजड़वा दी अपने बंगले से और साहब के बंगले से, और वहां गेहूं पैदा कराया। नेहरू अक्टूबर 1948 में इंग्लैंड जाकर हेनरी फर्गुसन से मिले। ऑटोमोबाइल की दुनिया में हेनरी फर्गुसन एक जाना माना नाम था और उन्हें आज भी आधुनिक ट्रैक्टर का पितामह माना जाता है। उन्होंने 1909 में खुद के बनाए हवाई जहाज से आयरलैंड में पहली बार यात्रा की थी। लेकिन नेहरू को हवाई जहाज नहीं, ऐसे ट्रैक्टर खरीदने थे जो सस्ते और टिकाऊ हों। यही नहीं, उन्हें ट्रैक्टर से कृषि उत्पादन तो बढ़ाना ही था, साथ ही देश में खुद ट्रैक्टरों का उत्पादन भी करना था। और जब ट्रैक्टर आ गए तो 3 मूर्ति भवन के फूलों के बगीचों को ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया। मतलब हर वो जगह जो उपजाऊ थी, वो चाहे संसद भवन ही क्यों ना हो, वहां अनाज उपजाया जा रहा था। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा मील का पत्थर था जिसने इस देश के भविष्य को चमत्कारिक ढंग से बदला था। और नेहरू इसको लेकर जो बात कहते थे वो इसकी सकारात्मकता और गंभीरता को दर्शाती है। वो कहते हैं, ये एक गतिशील राष्ट्र के लिए गतिशील प्लान है। जो राष्ट्र आगे बढ़ना, अपने पैरों पर खड़ा होना और एक नया सामाजिक ताना बाना रचना चाहता है, जहां शोषण और गरीबी नहीं होगी, जहां बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय नहीं होगा, ये एक ऐसे समाज की स्थापना की तरफ कदम होगा जो हर व्यक्ति की हिफाजत करेगा, उसे रोजगार देगा, उसे क्रिएटिव काम करने और जोखिम उठाने का माहौल और प्रेरणा देगा। अगर हम इस पर सही ढंग से चलते हैं तो ये देश की सामूहिक ऊर्जा को आजादी देने वाला महान प्रयास साबित होगा। जवाहरलाल नेहरू, 31 दिसंबर 1952। और ये भी नेहरू बार बार कहते हैं कि हमने क्या काम किया है, क्या काम नहीं किया है, इसका फैसला आज नहीं होगा, ये तो आने वाली पीढ़ियां आगे तय करेंगी कि हमने इस मुल्क की कोई खिदमत की या नहीं की। इसीलिए नेहरू ने भाखड़ा नंगल बांध का जब पत्थर लगवाया तो उसमें यह नहीं लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध का उद्घाटन किया है, इसका शिलान्यास किया है। उन्होंने उस पर लिखाया कि इस पर लिखो कि यह आज की पीढ़ी से भारत के आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा है। तो वो एक पूरा जो काम था, वो उनकी जो विरासत थी, वो हमारी धरोहर है। अब ये हम लोगों पे है कि हम अपने बुजुर्गों के किए हुए काम से कुछ लाभ उठाते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं और भविष्य को अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे जाते हैं या नहीं दे जाते हैं। आज के प्रधानमंत्री जब पकौड़ा बेचने को रोजगार बताते हैं और बेरोजगारी की समस्या पर बात करने से भागते हैं, तब उन्हें नेहरू से बेरोजगारी की समस्या के समाधान और रोजगार की परिभाषा सीखनी चाहिए। अगर कोई आदमी बेरोजगार है तो उसके अंदर भागीदारी की कोई भावना नहीं है। इस तरह वो भागीदारी से बाहर है। असली गोल है बेरोजगारी को खत्म करना और यही गोल भविष्य में हमारी तरक्की की कसौटी होगा। ये काम सिर्फ सही नीति बनाने से नहीं होगा, बल्कि इसके बारे में सही जनमत और जनता में उत्साह भी पैदा करना होगा। हमें लोगों को रोजगार देना है, लेकिन रोजगार देने के तरीके सही होने चाहिए। ये तरीके वैसे नहीं हो सकते जैसे सड़क बनाने के लिए जेल में पत्थर तोड़ने का काम होता है। अर्थव्यवस्थाओं की आधुनिक सोच इसी दिशा में जाती है। जवाहरलाल नेहरू, 7 मार्च 1953। देश की नदियों को जोड़कर बांध बनाने वाले नेहरू मजदूरों के सम्मान को भी पूरी तरह समझते थे। वो हमेशा मजदूरों के बीच जाते थे, उन्हें समझाते थे कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो कितना महान है। वो अक्सर कहते थे कि आप लोग सिर्फ मजदूरी नहीं कर रहे, बांध नहीं बना रहे, बल्कि आप एक मजबूत राष्ट्र बना रहे हैं। मुल्क आजाद होते ही नेहरू ने विज्ञान से जुड़े संस्थानों की नींव डालनी शुरू की। आज हम जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स जैसे संस्थान देखते हैं, ये सब नेहरू ने ऐसे वक्त में बनाए जब लोग इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। संस्थानों में आप देखें तो मेडिकल में आज आप देश के लगभग हर ब्लॉक लेवल तक पर हमारे यहाँ हॉस्पिटल उपलब्ध है, जो उस जमाने में नहीं थे। तो एम्स तो एक चीज हो गई जो उन्होंने बनाई, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स का ताना बाना उन्होंने इस मुल्क में शुरू किया। मुश्किल से 1 दर्जन यूनिवर्सिटी भारत में नहीं थी जिस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आज आप गिनती करें तो मुल्क में सैकड़ों यूनिवर्सिटी खुल गई हैं।
IITs, जो पहली IIT बनी IIT खड़गपुर, उसका शिलान्यास करने भी नेहरू जी गए और उसका पहले बैच के दीक्षांत में भी पंडित नेहरू गए। उसमें उन्होंने कहा कि हमें इंजीनियर्स पैदा करने हैं और पूरा IIT का उन्होंने जाल बिछाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तो पहले से था, अलग से उन्होंने खोला और वैज्ञानिकों को वो क्या सम्मान देते थे कि जब CV रमन को उन्होंने बुलाया है पद ग्रहण करने के लिए, तो जो पत्र लिखा है वो क्या सम्मान के साथ लिखा है। फिर बड़े बड़े स्टेडियम्स देश में कमी थी जिनका शुरू होना था, तो उनके सामने प्रस्ताव आया नेहरू जी के सामने कि एक स्टेडियम दिल्ली में बन जाए नेहरू स्टेडियम और बम्बई में बन जाए पटेल स्टेडियम। नेहरू बहुत नाराज हुए। नेहरू ने कहा कि मेरे नाम पर या किसी के नाम पर कोई स्टेडियम नहीं बनेगा, नेशनल स्टेडियम बनेगा। इसीलिए आप देखें दिल्ली में नेशनल स्टेडियम है, जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वो नेहरू जी ने नहीं बनाया है। उनके उसमें अपने नाम पर या अपने नेताओं के नाम पर स्टेडियम बनाने का कोई उनके दिमाग में बात नहीं थी। फिर आप देखें कला जो अकादमियाँ हैं, तो साहित्य कला अकादमी है और बहुत सी कला संस्कृतियों को बढ़ावा देने वाली एकेडमीज़ हैं, वो सब जवाहरलाल नेहरू के समय में बनाई गई हैं। जो टॉप क्लास की लेबोरेटरीज़ हैं वो भी उन्होंने विकसित करना शुरू कराई। तो आप गौर से देखेंगे तो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और फिर एक चीज़ और, जो ये तो मैंने चीज़ें बताई आपको सिर्फ जो विकास हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के बढ़ाने के लिए जो वो काम कर रहे हैं कि बहुत सारे संस्थान बनाए जाते हैं। CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये था अंग्रेजों के ज़माने से, लेकिन उसकी ताकत को और बढ़ाया। वो स्वतंत्र संस्था है जो किसी भी पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों को बिना डरे, बिना किसी भय के देख सकती है और बता सकती है, और उससे सरकारों पर बहुत अंकुश लगता रहा है। दूसरा काम अगर आप देखें, रिजर्व बैंक को बहुत बड़ी ऑटोनॉमी उन्होंने दे के रखी। रिजर्व बैंक भी पहले से था, लेकिन उसकी ऑटोनॉमी का जो हिस्सा है उसको बनाए रखना है, वो जवाहरलाल नेहरू की बड़ी देन है। और इसीलिए हमारी जो पूरी की पूरी मौद्रिक नीति होती है वो अलग से उस सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। और आप लोगों को याद होगा कि 2008 में जब मंदी आई थी और उससे हम लोग बहुत जल्दी बाहर निकल आए थे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब यही कहा गया था क्योंकि भारत का रिजर्व बैंक बहुत पावरफुल है और वो नीति अपने हिसाब से बनाता है, इसलिए ये मुल्क जल्दी से मंदी से बाहर निकल आया। नेहरू ने कला और खेल को भी पीछे नहीं रहने दिया और 31 मई 1952 को संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की। 5 अगस्त 1954 को दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई और इससे ठीक पहले 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी का उद्घाटन हुआ। और जो बात सबसे बड़ा मील का पत्थर थी वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था, जिसने हर किसान को अपने हिस्से की जमीन और मिट्टी का अधिकार दिया और उनके पांव मजबूत किए। इसीलिए सबसे पहली चुनौती जो आती है कि वो बड़े बांध बन रहे हैं और बांध परियोजनाएं चली आ रही हैं, इरिगेशन का रकबा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इससे बड़ी चुनौती ये थी जो भारत का संविधान लागू होने से पहले, भारत में पहला आम चुनाव होने से पहले नेहरू ने कर ली, वो थी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। आज जो किसान भाई हैं उनके पास, आज भी हमारे यहाँ 85% जो किसान है उसे हम सीमांत किसान ही कहते हैं, उसके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। निश्चित तौर पर उसकी हालत बहुत कमजोर है, लेकिन उस जमाने में तो वो किसी जमींदार का हलवाहा होता था, उसका मजदूर होता था, उसका एक तरह से कहें तो गुलाम होता था। तो खून पसीना तो किसान बहाता था, लेकिन वो जमीन का मालिक नहीं होता था, वो किसी जमींदार का यहाँ नौकर होता था और उसकी मर्जी के मुताबिक उसे काम करना पड़ता था। पहला काम जवाहरलाल नेहरू ने किया, पहला संविधान संशोधन लेके आ गए। संविधान उन्होंने खुद बनाया था, उनके साथियों ने बनाया था, संविधान सभा ने बनाया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था। उसके लागू होने के बाद पहला संशोधन अपने हाथ से किया और उसमें यह कहा कि जमींदारी का उन्मूलन होगा। उसी की बदौलत है कि आज देश में छोटा ही रकबा सही, एक बहुत बड़ी संख्या में जो मजदूर हो गया था, जो हरवाहा था, उसके पास अपनी जमीन है और एक गुलामी की प्रच्छन्न जो प्रथा थी, छुपी हुई गुलामी थी, वो खत्म कर दी थी। तो किसानों को उनका हक देना, बच्चों को पढ़ाई देना, भूखे को रोटी देना, खेत को पानी देना और उच्च शिक्षा देना, ये सब चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि नेहरू शून्य से शुरू नहीं कर रहे थे, वो पाताल लोक से धरती पे ला रहे थे, फिर धरती से हमें और उत्थान करना है। तो बहुत कांटों का ताज था जो जवाहरलाल नेहरू ने धारण किया था और अगले 16 साल तक वो लगातार अपने काम में रात दिन जुटे रहे और उस काम को करते रहे। और अगर आप कभी उनके लाल किले के भाषण सुने तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैंने क्या क्या किया। जब नेहरू गुजर गए
और 15 अगस्त 1964 को लाल बहादुर शास्त्री लाल किले की प्राचीर पर खड़े हुए, तब शास्त्री जी ने कहा कि नेहरू ने 15, 16, 17 साल में क्या क्या काम किए हैं। और नेहरू लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर ये कहते थे कि हमें उस बड़े नेता को याद करना है, महात्मा गांधी को याद करना है, जिसने हमें रास्ता दिखाया। क्योंकि हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम बैठ के आराम से बैठ जाएं और अपने बुजुर्गों के काम में आलोचना करते रहें और बिना किसी काहली में अपना आराम से बैठे बैठे जीवन गुजार दें। दूसरा ये है कि जो वो कर गए उसमें से अच्छा समेटें, उसका स्मरण करें और आगे और अच्छा करने की तरफ बढ़ें। जो मुल्क तरक्की करते हैं उनके काम करने का तरीका ये होता है कि वो अपने बुजुर्गों की अच्छाइयों को आगे बढ़ाते हैं, गलतियों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उन पर कीचड़ नहीं उछालते हैं, उन पर लांछन नहीं लगाते हैं। बर्बाद होते हुए मुल्कों के तरीके ये होते हैं कि वो इतिहास से प्रेरणा नहीं लेते हैं, वो इतिहास के बंधक बन जाते हैं, वो इतिहास के बदले लेने निकल पड़ते हैं और खुद भी इतिहास के कब्रगाह में दफन हो जाते हैं। नेहरू वैसे नहीं थे।